हेलो फ्रेंड, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में आर के द्वारा जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जो आर सॉफ्टवेयर के अंदर निहित होते हैं, वह कैसे कार्य करते हैं और उनके क्या क्या उपयोग होते हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब हमने आर सॉफ्टवेयर के बारे में आरंभ में चर्चा करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि आर सॉफ्टवेयर में कार्य करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम हर कार्य को करने के लिए अपना एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ लोगों ने हमारी सहायता करने के लिए उन प्रोग्राम्स को पहले से लिख दिया है, हम उन प्रोग्राम को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हम अगर आपसे कहते हैं कि हमको कुछ संख्याओं का योग करना है, सम निकालना है, तो आप लोगों ने बचपन में जो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, जैसे सम इक्वल टू ज़ीरो, नम इक्वल टू ज़ीरो, सम इक्वल टू सम प्लस नम इत्यादि। या तो आप उस तरीके का प्रोग्राम पूरा लिखिए, और या दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी और ने उन संख्याओं का योग निकालने के लिए एक प्रोग्राम लिख दिया है और उस प्रोग्राम का एक नाम दे दिया है सम। आप उस फंक्शन को कॉल करिए और उसके अंदर अपनी जो इनपुट डेटा है आप उसको दीजिए, और उसके बाद में वो आपको वैल्यू दे देगा। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आर सॉफ्टवेयर के अंदर बना दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसा आपने देखा था कि आर सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है, उसमें विश्व में अलग अलग जगह से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये कार्य लोगों को डिवाइड कर दिया क्या है कि आप सम का फंक्शन बना दीजिए, आप मीन का फंक्शन बना दीजिए, आप मैक्सिमम निकालने का फंक्शन बना दीजिए इत्यादि। अब वह इस आर सॉफ्टवेयर के पार्ट है, आप उनको डायरेक्टली उनके नाम से कॉल करिए और उसके अंदर डेटा इनपुट दीजिए, और वो आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट करके उसकी वैल्यू पकड़ा देंगे। तो चलिए हम इन बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, और साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर हम बिल्ट इन फंक्शन के साथ में अपने पहले जो हमने कैलकुलेशन सीखे हैं स्केलर्स और डेटा वेक्टर्स के, उनको भी हम इन फंक्शन के साथ में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इन चीज़ों को सीखते हैं। अब आपको ये मालूम चल गया है कि हम लोगों ने कई लेक्चर्स में देखा है कि आर जो हमारा है, जो हमारे स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन इत्यादि, वो सब इसमें हो सकते हैं। साथ ही आर के अंदर कुछ हमारे बिल्ट इन फंक्शन भी हैं। बिल्ट इन का मतलब अंदर निहित हैं, उसके लिए आपको बाहर से प्रोग्राम नहीं लिखना है। तो हमारे पास आर के अंदर ऐसी भी सुविधा है कि उन कार्यों को करने के लिए फंक्शंस पहले से बना दिए गए हैं, और हम उनको उनका नाम लेकर के कॉल कर सकते हैं और उनका हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं, और उन उदाहरण के द्वारा हम आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। और ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि इन बिल्ट इन फंक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से ख़ास तौर पर डेटा इनपुट किया जाता है। इसके बारे में हम आपको अभी लेक्चर के बीच में बताएंगे भी, लेकिन उसके पहले ज़रा सा हम कुछ उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्ट इन फंक्शन कैसे कार्य करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि मुझे कुछ संख्याओं की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 1.2, 3.4, -7.8, और इन तीनों संख्याओं में से कौन सी मैक्सिमम है ये मुझे निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3.4 देखिए मैक्सिमम है, तो आप जैसे ही लिखोगे MAX मैक्स, ये हमारा मैक्सिमम निकालने का ऑपरेटर है, और पैरेंथेसिस में आप इन तीन वैल्यू को आपने लिख दिया और आपने एंटर कर दिया। तो जैसे ही एंटर किया ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.4। अब हम इसी कार्य को जरा एक बार फिर से करते हैं, और आपको ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। आपने ये सीखा था
कि जब भी हम डेटा को इनपुट करते हैं तो हमारे पास या तो वैल्यूज़ होती हैं या हम उन वैल्यूज़ को डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में दे सकते हैं, और उसके लिए हमको जो सी कमांड होता है उसको इस्तेमाल करना होता है। लोअर केस में आप सी लिखिए और ब्रैकेट के अंदर आप उन वैल्यूज़ को कॉमा के साथ में लिख दीजिए। अब हम इन्हीं 3 वैल्यू को जो हमने यहाँ पर ली हैं उनको हम डेटा वेक्टर के साथ में लिखते हैं। आपने ध्यान दिया, यहाँ वाले इस वाले केस में, प्रथम केस में हमने डेटा वेक्टर को इस्तेमाल नहीं किया है। अब देखिए हम इसी वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं हम C 1.2, 3.4 और -7.8। अब यहाँ पे जब आप इंटर करोगे तो इसका भी उत्तर देखिए 3.4 आ गया, और जो सही आंसर है, ये उत्तर सही है। अब आपको एक बात का ध्यान देना है कि हम पहले वाले उदाहरण में हम सी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम डेटा को डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में इनपुट नहीं कर रहे हैं, और दूसरे वाले उदाहरण में हम उन्हीं वैल्यूज़ को डेटा वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को इनपुट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का उत्तर सेम आ रहा है। इसके पीछे कुछ एक ऐसा कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ और उदाहरण दिखाना चाहूँगा। अब जिस तरीके से हमने मैक्सिमम निकाला उसी तरीके से हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं, अर्थात अगर हमको कई सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है अगर मुझको वो निकालना है तो हमारे पास कमांड होता है MIN। ये सभी को हम लोअर केस अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, और जैसे कि आप देखेंगे ये जो पहला हमारा उदाहरण है, यहाँ पर मैंने 3 संख्याएँ ली हैं, 1.2, 3.4 और -7.8। और जब हम इसमें से यहाँ पे मिनिमम ऑपरेटर को लगाते हैं और इंटर करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है -7.8। और वो आपको मालूम है कि 1.2, 3.4 और -7.8 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -7.8। लेकिन इस उदाहरण में आप अगर देखेंगे तो मैंने डेटा वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं किया है। अब जरा हम यही कार्य फिर से करते हैं और हम यहाँ पे डेटा वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इन्हीं वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर फिर से डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में लिख दिया, और मैंने यहाँ पे सी कमांड का इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर जैसे ही एंटर किया तो हमारे पास देखिए उत्तर आ गया -7.8, और ये भी देखिए सही है। यह उत्तर और यह उत्तर दोनों हमारे सही हैं। और दोनों में क्या अंतर है कि पहले वाले उदाहरण में यहाँ पर हम सी कमांड का यूज़ नहीं कर रहे हैं और दूसरे उदाहरण में हम सी कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए यही आप अगर आर कंसोल में देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। हम आपको करके भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जैसे कि अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं x1, x2, xn, इनका अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, हम सभी का योग निकाल लेंगे और हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं उनसे हम इसको भाग दे देंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि हमारे पास अगर 2, 4, 6 3 संख्याएं हैं, इसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या होगा? 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा? 4। तो यही अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसका नाम है मीन, MEAN। अब हम यहाँ पे देखिए अपने डेटा का इनपुट 2 तरीके से करते हैं। पहला तरीका हमारा होगा कि हम सी कमांड को यूज़ करेंगे, और दूसरा तरीका हमारा होगा हम सी कमांड को यूज़ नहीं करेंगे, और दोनों में हम जरा सा अंतर देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा मीन और साथ में डेटा वैल्यू दे दी 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 का हमारा मीन क्या होता है? 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, जो हमारा आ जाएगा 3। अब जब आप यहाँ पर आप इस जगह पर आप 2, 3 और 4 का अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो ये आपको उत्तर दे रहा है 2, और जबकि आपने देखा कि इसका सही उत्तर आ रहा है 3। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ तो कुछ गलत हो गया। अब इसी कार्य को जरा हम डेटा वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए करते हैं कि हम अपने डेटा को डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में सी कमांड का इस्तेमाल करते हुए देते हैं। तो इन्हीं 2, 3, 4 को मैंने सी कमांड के साथ में दे दिया और मैंने उसमें मीन ऑपरेटर लगा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। अब ये वैल्यू तो देखिए इससे मैच कर रही है और ये सही वैल्यू है। अब जरा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जब आपने
अपने सी कमांड का इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको एक वैल्यू दे रहा है जो ठीक नहीं है, और जब आपने सी कमांड का इस्तेमाल किया तो आपको ये सही वैल्यू दे रहा है। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये आपको एरर या वार्निंग टाइप की कुछ नहीं दे रहा है, ये आपको एक वैल्यू दे रहा है। तो अब एक ये सवाल होता है कि इन दो चीज़ों में हम ये कैसे जज करें कि हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। और ऐसी सिचुएशन हमारी आ सकती है। आप ऐसे सोचिए कि आप पे किसी प्रोग्राम को आपने लिखा है और उस प्रोग्राम में कहीं से डेटा वैल्यूज़ आ रही हैं और उसमें आपको उसका अर्थमेटिक मीन भी निकालना है। अब वैल्यूज़ कुछ आई, आपने वहाँ पे डेटा वेक्टर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया और वैल्यूज़ आई और उसके ऊपर मीन का जो फंक्शन है ये हमारा ऑपरेट हुआ, उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई और वही वैल्यू हमारे आगे प्रोग्राम में इस्तेमाल होती चली गई। अब उस कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम का क्या आउटकम आएगा ये तो आप हाथ से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन होगा क्या, वो वैल्यू सही नहीं होगी, जो आपका आउटकम होगा वो सही नहीं होगा। अब समस्या ये है कि आपने अभी देखा यहाँ पर कि जो मिनिमम था, मैक्सिमम था, वहाँ तो ये अगर आपने सी कमांड का यूज़ किया है कि नहीं किया है, आपने डेटा वेक्टर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, दोनों में आंसर सही आ रहा था। लेकिन जब आपने मीन निकालने की कोशिश करी तो यहाँ तो अंतर हो गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये क्यों हो रहा है और इसको किस प्रकार से हल किया जाए। देखिए, जहाँ तक मुझको समझ में आता है, अब सही कारण तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझको समझ में आया, ऐसा हो सकता है कि जब आर का डेवलपमेंट शुरू हुआ था तो आर के डिफरेंट फंक्शंस को डेवलप करने के लिए हमारे इस विश्व में जगह जगह से लोगों ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। किसी ने सम का फंक्शन लिखा, किसी ने मीन का लिखा, किसी ने मैक्सिमम का लिखा, किसी ने मिनिमम का लिखा। तो ऐसा संभव है कि कुछ लोगों ने डेटा को इनपुट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वहाँ पे दिया कि डेटा का इनपुट डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में होगा, और कहीं पे उन्होंने दे दिया कि वो ऐसे ही फॉर्मेट में होगा। तो अब लेकिन उसमें चूंकि आर हमारा डेवलप हो रहा था तो इसलिए उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लिया गया और बाद में ऐसा देखा गया कि ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो भी कुछ कारण था, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मूल उद्देश्य है कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनका समाधान ढूंढना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा कठिन काम होता है। अब इसका समाधान तो बहुत ही आसान है। जब मुझको ये मालूम पड़ रहा है कि डेटा वेक्टर को देने और नहीं देने से कुछ हमारे उत्तर अलग आ सकते हैं कभी कभी, लेकिन जब हम डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में डेटा इनपुट कर रहे हैं तो हमारा उत्तर सही आ रहा है, तो क्यों ना हम अपने सारे डेटा इनपुट हैं वो हम डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में करते हैं। हमको जब भी एक से ज़्यादा अगर वैल्यूज़ को डेटा इनपुट में देना है तो क्यों नहीं हम उसको सी कमांड का यूज़ करते हुए, सी कमांड का इस्तेमाल करते हुए हम उसको डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में देते हैं। तो उससे कम से कम ये तो पक्का है कि कोई गलती नहीं होगी। तो आज से हम लोग अपने इस कोर्स में जब भी हम कभी डेटा को इनपुट करना चाहते हैं और हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं जो यूजुअली होगा, हम हरदम डेटा वेक्टर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और अपने हम डेटा को सी कमांड का इस्तेमाल करते हुए ही हम इनपुट करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये मेरा आप सबको सुझाव है। चलिए हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को हम आपको आगे करके भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ और चीज़ों के बारे में भी हम दिखा दें कि जिस तरीके से मैंने आपको मीन, मिनिमम, मैक्सिमम इस तरह के ऑपरेशन दिखाए हैं, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अगर हमको संख्याओं का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमारा फंक्शन है ABS, सब कुछ स्मॉल
अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। और उसके बाद नियम यही है कि उसके बाद पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर आपको डेटा इनपुट करना है यहाँ पे। अब उसी तरीके से अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी संख्या का, तो हमारा कमांड है SQRT। अब जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहले 2 का स्क्वायर रूट निकाला था, तो इसको कैसे लिखा था? 2 हैट 0.5। ओके, अब हम इसकी जगह यहाँ पर डायरेक्ट SQRT और ब्रैकेट में 2 भी लिख सकते हैं। दोनों मेरे को एक ही उत्तर देंगे। उसी तरह से संख्याओं को राउंड ऑफ करने के लिए हमारा फंक्शन होता है राउंड, फ्लोर होता है, सीलिंग होता है। अब जब हम राउंड की बात करते हैं तो उसमें से क्या होता है कि कोई भी संख्या, जैसे कि अगर हम कहें कि 1.3 है, तो अगर ये 0.3 हमारा अगर 0.5 से कम होता है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर यही वैल्यू अगर आपकी 1.6 है, जो 1 इसका जो 0.5 से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। उसी तरह से हमारे पास फ्लोर और सीलिंग के फंक्शंस होते हैं। अब कुछ संख्याओं का सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फंक्शंस होते हैं, वो है SUM सम और PROD प्रोडक्ट। तो इसमें से क्या है कि जो भी आपको संख्याएं देनी है उनका इनपुट आप इस पैरेंथेसिस के अंदर दे दीजिए, तो आपको उन संख्याओं का सम या प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसी प्रकार से लॉग वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमारे पास लॉग फंक्शन भी होता है। अब लॉग में आपको मालूम है कि हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के लॉग फंक्शंस होते हैं। एक लॉग फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, और इसको हम ln से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉग फंक्शन में जो उसका बेस होता है वो एक ई होता है, एक्सपोनेंशियल। और ऐसे ही हमारा होता है लॉग फंक्शन जहाँ पे उसका हमारा बेस होता है 10। आप लोग को याद होगा, आप लोग ऐसे लिखते थे उसको, लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ बेस ई, ऐसे फॉर्मेट में। तो लॉग बेस 10 को निकालना है तो हमारा कमांड है log 10। उसी तरह से हमारा log 2 भी है अगर आप उसका बेस चेंज करना चाहते हो तो। उसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को निकालने के लिए हमारे पास कमांड है EXP। और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे R में फंक्शन है। साइन फंक्शन का है SIN, कॉस फंक्शन का है COS, टेन फंक्शन का है TAN, कॉसेक का हमारा होता है A साइन, सेक का हमारा होता है A कॉस, यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक, यहाँ पे कर देते हैं सेक, और कॉट के लिए हमारा होता है A टेन। उसी तरीके से हमारे जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, साइन एच, कॉस एच, टेन एच, A साइन एच, A कॉस एच, A टेन एच, ये भी होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण देने की कोशिश करी है, लेकिन हमारे पास इनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो हमारे यहाँ पर फंक्शंस होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले ज़रा हम इनको R कंसोल में करके देख लें और मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि C कमांड को इस्तेमाल करते हुए और C कमांड को इस्तेमाल करे बिना जब हम डेटा का इनपुट करेंगे तो उसमें से क्या उत्तर आएगा। तो जैसे हमने आपको दिखाया, जैसे कि हम कहें मैक्सिमम, अगर हमको मान लीजिए 23, 78 और से -45 के बीच में अगर निकालना है तो इसमें से मैक्सिमम क्या होगा, 78। ये देखिए आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे जो अपना डेटा इनपुट है C कमांड को इस्तेमाल करे बिना दिया है। अब हम यहाँ पे C कमांड का इस्तेमाल करते हैं और हम इसका डेटा इनपुट करते हैं, तो देखिए इसमें से क्या आ जाएगा, उत्तर आपका सेम आ गया। अब हम इसी में ज़रा सा मिनिमम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हमारा कमांड क्या था, MIN, तो हम लिखेंगे मिनिमम और ब्रैकेट में जो हमारी डेटा वैल्यूज़ है 23, 78, -45 इनको दे देते हैं। और आप देखिए मैंने यहाँ पे C कमांड का यूज़ नहीं किया है, तो तीनों के बीच की मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, -45। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे C कमांड का इस्तेमाल करते हुए करते हैं तो देखिए क्या होगा, फिर से हमारी वैल्यू वही आ गई। लेकिन अब ज़रा हम मीन का यूज़ करते हैं, तो आपने देखा कि मीन 2, 3, 4, ये क्या आ गया, 2। लेकिन इसी फंक्शन को अगर हम यहाँ पर C कमांड के साथ में यूज़ करेंगे
तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 3, जो हमारा सही है। एक्चुअली इस मीन फंक्शन में क्या हो रहा है कि यह मीन फंक्शन जब इस पैरेंथेसिस के अंदर आता है तो यह पहली वैल्यू ही पल करके यहाँ पे रुक जाता है। तो ये हमको बेसिकली जो 2 का मीन दे देता है। तो 2 का मीन हमारा क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक ही संख्या है, इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये जो हमने कुछ अलग अलग फंक्शंस लिए हुए हैं, इन फंक्शन को पहले हम आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं और हम आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहेंगे कि ये फंक्शंस हमारे स्केलर फॉर्मेट में, या जब हमारा डेटा स्केलर है, या जब हमारा डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में है, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको जो हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन है हम उसके बारे में दिखाते हैं। तो इसका हमारा कमांड है ABS, और ये मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको सारे फंक्शन के बारे में बताऊं, बल्कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फंक्शन कैसे काम करते हैं और इनमें कहाँ पे आपको सावधानियाँ बरतनी है उसके बारे में बताना। तो अब देखिए, एब्सोल्यूट फंक्शन हमारा किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदल देता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इक्वल टू 4, उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे ABS लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, और पैरेंथेसिस में लिख देंगे हम -4। तो इसकी देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब ऐसे ही अगर हमारे पास यह डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में है तो क्या होगा, ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है ये इस ब्रैकेट के अंदर आकर के, पैरेंथेसिस के अंदर आकर हर एक डेटा वैल्यू पर ऑपरेट हो जाएगा। जैसे कि हम कहें कि ये हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5। तो अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 कितनी होती है, 1, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, 2, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, 3, और 4 और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी 4 और 5 होती है। देखिए यही उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया। ओके, तो देखिए इसी तरीके से आपके जो बाकी फंक्शन भी हैं ऑपरेट करेंगे। अब हमको जैसे स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हम मान लिए एक संख्या हमारी है 4, उसका हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, सभी को पता है कि इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे SQRT लोअर अल्फ़ाबेट्स में, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिख देंगे 4। तो आप जैसे ही एंटर करोगे आपको यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 2। अब यही कार्य हम स्केलर की जगह अगर डेटा वेक्टर पर करने की कोशिश करें तो मैंने यहाँ पे देखिए 4 वैल्यूज़ ले ली, 4, 9, 16 और 25। तो जैसे ही हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन इसके अंदर आएगा तो ये इसका ऑपरेशन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दे देगा 2, 3, 4, 5। और यही कार्य आप जब आर कंसोल पे करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ऐसे वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, अब हम आपको एक और फंक्शन के बारे में बताते हैं, वह है हमारा सम। ये जो फंक्शन है SUM सम, ये हमारा इस पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी संख्याएं देंगे ये उसका योग कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 संख्या ली हैं 2, 3, 5, 7, और जब हमारा सम फंक्शन इसके ऊपर ऑपरेट कर देगा तो ये हमको 2 + 3 + 5 + 7, इसकी जो वैल्यू है 17, ये आपको दिखा देगा। और उसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है PROD, ये हमको डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट है उसको दिखा देता है। तो जैसे कि अगर हम कहें C2, 3, 5, 7 का हमको प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब कि हमको 2 × 3 × 5 × 7 ये वाली वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, 210। तो आपने देखा कि ये जो हमारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, हम जब भी अपने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करेंगे उसमें ये मुझको बहुत सहायता करेंगे। उसी तरीके से अगर हम अपने राउंड फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो इसका हमारा सिंटैक्स है ROUND, और इसका कार्य क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 1.23, तो ये वाला जो पार्ट है डेसिमल में, ये हमारा हम चेक करते हैं कि ये 0.5 से छोटा है या 0.5 से ज़्यादा है, और अगर ये 0.5 से ज़्यादा होगा तो इसमें से हमारा एक ऐड हो जाता है, और अगर 0.5 से कम होगा तो हमारा वही जो हमारा
नंबर है आ जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि 1.23 अगर है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 0.23 हमारा 0.5 से कम है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। और अगर हम मान लीजिए 1.83 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो हमारा 0.83 है, ये हमारा 0.5 से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसी फंक्शन को जब हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए मैंने लिखा राउंड और पैरेंथेसिस में लिखा 1.23, तो मुझको ये उत्तर दे देगा 1। और जब हमने लिखा राउंड और पैरेंथेसिस में लिखा 1.83, तो ये उत्तर आ जाएगा 2। और इसी कार का देखिए ये स्क्रीनशॉट भी है। राइट, ओके, अब मैं आपको जरा सा लॉग फंक्शन के बारे में बता दूं। अब लॉग में आपने देखा है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो कई तरीके का होता है। एक होता है लॉग और इसमें एक दिया जाता है बेस। तो अगर ये बेस हमारा एक्सपोनेंशियल होता है तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, और इसको हम ln से ऐसे करके डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, लॉग बेस e। और जब हमारा अगर हम इसका बेस को हम कर देते हैं 10, तो ये क्या होता है, लॉग बेस 10। तो इसको हम सिंपली लॉग भी लिखते हैं कभी कभी। तो इसी तरीके से हमारे आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी इन लॉग फंक्शंस को इस्तेमाल किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि log of 10, तो ये जो log है, ये कमांड मेरा हमको संख्याओं का नेचुरल लॉग बताता है। तो हमने 10 का नेचुरल लॉग निकाला तो ये आ जाएगा 2.30। और अगर ये बात आपको वेरीफाई करनी है कि ये नेचुरल लॉग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आप एक काम करिए, हम ये जो एक काम गणित में करते हैं log ऑफ e और विद बेस e, आप कर दीजिए log ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 1, तो देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा 1। अब अगर आपके पास स्केलर की जगह अगर डेटा वेक्टर है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू ली हैं 10, 100, 1000, तो ये जो लॉग फंक्शन है ये इसके अंदर आ जाएगा और ये log ऑफ 10, log ऑफ 100 और log ऑफ 1000 निकाल करके आपको ये 3 वैल्यूज़ दे देगा। और इसमें ही आप अगर मान लीजिए कि आपको लॉग जिसका हमारा बेस 10 होता है इसको निकालना है, तो इसका कमांड हमारा है log 10, LOG10। अब आपको पता है कि लॉग अगर इसका बेस हमारा 10 होता है तो log ऑफ 10 कितना होता है 1, log ऑफ 100 कितना होता है 2 इत्यादि। अब आप देखिए, तो log ऑफ 10 जब आप करेंगे 10 तो ये आपको वैल्यू दे देगा 1, और log ऑफ 10 आप करेंगे 100 के लिए तो यह वैल्यू दे देगा आपको 2। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है, आपके पास स्केलर की जगह डेटा वेक्टर है, तो आप इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे लेंगे तो कि 10, 100, 1000, तो ये log ऑपरेटर इसके अंदर आ जाएगा और ये log ऑफ दे देगा 10, 1, फिर दे देगा log ऑफ 100 दे देगा 2, फिर दे देगा log ऑफ 1000 जो है 3। राइट, तो इसी तरीके से ये देखिए आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम आपको आगे बढ़ने के पहले जरा सा इन कमांड्स को आर सॉफ्टवेयर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में हम बता देते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें एब्सोल्यूट फंक्शन की, अब अगर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 निकालनी है तो क्या होगी 9, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अगर मेरे को अगर सिंपली अगर 7 निकालनी है पॉजिटिव नंबर की, तो ये क्या होगी 7। अब अगर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम किसी डेटा वेक्टर के निकालना चाहते हैं तो हम कह दें -2, -3, 4 और 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट फंक्शन हमारा इस पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 दे देगा 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 दे देगा 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दे देगा 4 और 5 एस 4, 5। राइट, उसके बाद में अगर हमको मान लीजिए इनका सम या प्रोडक्ट निकालना अगर है, तो अगर हम कहते हैं मान लीजिए कि सम ऑफ 2, 3, 4, 5, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5, तो देखिए इसने आपको दे दिया 14। और उसी को आप अगर यहाँ पे अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 5, 2 × 3 is 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा 120। राइट, तो देखिए आप इस तरीके से इसमें इनका सम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको स्क्वायर रूट अगर निकालना है
तो स्क्वायर रूट तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। और अगर यहाँ पे किसी डेटा वेक्टर का भी स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज सी में मैंने कर दिया 9, 10, 12 से 17। देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन आपका इसके अंदर आ गया। 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 10 का स्क्वायर रूट 3.162278, और उसी तरह से 12 और 17 का स्क्वायर रूट ये आ गया। और अगर आपको याद हो, हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी निकाला था। इसको हमने कैसे निकाला था? 1.414। और इसी चीज़ को आप अगर यहाँ से भी करना चाहें कि 2 हैट 0.5, तो आप देखेंगे कि ये भी वैल्यू वही आ जाएगी, 1.414214। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप जो कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे -2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आएगा? यह आ जाएगा NaN, और साथ में आपको वार्निंग मैसेज दे रहा है। आपको पता है कि निगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, तो उसकी जगह आपको ये NaN दे रहा है। हमारे पास कुछ रिजर्व वैल्यूज़ होती हैं Na, NaN और नल, इसके बारे में हम विस्तार से आगे आने वाले समय में बात करेंगे। और इसी ऑपरेशन को अगर हम मान लीजिए अपने अगर इस डेटा वेक्टर में फॉर्मेट में करते हैं, और उदाहरण के लिए अगर हम मान लीजिए पहली वैल्यू को निगेटिव ले लेते हैं, को देखिए क्या आता है। जो भी आपकी निगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर रूट था उसने कर दिया NaN, और बाकी का आपने स्क्वायर रूट यहाँ पर निकाल लिया। तो देखिए इस तरीके से आपका ये जो R सॉफ्टवेयर है इन फंक्शंस को हैंडल करने की कोशिश करता है। अब हम आपको ज़रा सा यहाँ पे एक ऑपरेशन और करके दिखाना चाहते हैं कि जैसा आपने देखा था कि जब भी हम किसी वैल्यू को कंसीडर करते हैं तो उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर जब वैल्यू की स्केलर वैल्यू की जगह डेटा वेक्टर को लेते हैं तो डेटा वेक्टर की वैल्यू को भी हम किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक डेटा वेक्टर C1234 और उसको मैंने x1 के अंदर स्टोर कर दिया। फिर हमने इसी x1 का स्क्वायर कर दिया और इसकी जो भी वैल्यू आई उसको मैंने एक नए वेरिएबल x2 के अंदर स्टोर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये भी हमारे पास सुविधा है कि हम डेटा वेक्टर की वैल्यूज़ को भी हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको देखिए R सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि x1 मान लीजिए C 1 2 3 4, राइट। तो x1 आपका क्या आ गया? देखिए ये आ गया। अब आपने x2 डिफाइन किया से x1 से स्क्वायर कितना आ गया? देखिए x2 14916। कैसे? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। और अगर मान लीजिए कि आप एक यहाँ पर x3 एक और वैल्यू दिखाते हैं, सपोज log ऑफ से x2, तो देखिए क्या हो जाएगा। x3 की वैल्यू हर एक जो वैल्यूज़ आपने ली इसके ऊपर नेचुरल लॉग आपको निकाल करके जो इसकी वैल्यूज़ है ये यहाँ पर स्टोर कर देगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा R सॉफ्टवेयर के अंदर आप स्केलर और डेटा वेक्टर दोनों को आप वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं और इसको आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। अब तक आपने R सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारे भिन्न भिन्न ऑपरेशन होते हैं, स्केलर को लेकर के, डेटा वेक्टर को लेकर के, बिल्ट इन फंक्शन को लेकर के, उनको समझ लिया। अब हम आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इनका कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा पहले हमने किया था कि स्केलर और डेटा वेक्टर को एक साथ इस्तेमाल किया था। अब हम आपको दिखाएंगे कि आप स्केलर और ये जो बिल्ट इन फंक्शन हैं, डेटा वेक्टर हैं, बिल्ट इन फंक्शन हैं, और या स्केलर, डेटा वेक्टर, बिल्ट इन फंक्शन, आप सभी को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने ये देखिए एक वैल्यू ली C1234, ये आपका क्या है? डेटा वेक्टर। और उसके बाद में आपने एक और वैल्यू ली C1234 और उसको आपने एक और डेटा वेक्टर था C12, उसका जो प्रोडक्ट है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद में आपने इसका उत्तर निकालना है।
और उसके पहले आपको इन सारी वैल्यूज़ को आपस में जोड़ना भी है। तो इसका भी जो ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारे गणित के जो बाकी नियम होते हैं उन्हीं का पालन करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर कहें प्रोडक्ट ऑफ C12 अर्थात 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। अब ये जो वैल्यू आई है 2, ये आपके यहाँ पर हर एक वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो गया C2 4 6 और 8। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि सम, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8, तो कितना हो जाएगा 20। तो अब ये जो पूरी वैल्यू थी, पूरा फंक्शन था, ये आपका हो गया 20। अब 20 स्केलर है, लेकिन और ये वाला आपका जो डेटा वेक्टर है, तो यहाँ पे हर एक में 1 + 20, 2 + 20, 3 + 20 और 4 + 20 ये हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी 21, 22, 23, 24। अब उसी तरीके से आप इस ऑपरेशन में आप अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने एक डेटा वेक्टर ले लिया C1234, उसके बाद में माइनस C1234, इसके बाद में प्रोडक्ट C12। तो देखिए इसका जो पैरेंथेसिस ये है पहला और अंतिम, इसका अंदर की इसके अंदर की सारी वैल्यूज़ को आपको पहले सॉल्व करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे सम काहे का निकालना है, इस वैल्यूज़ का। तो अब आप जब यहाँ पे प्रोडक्ट C12 करेंगे, क्या उत्तर जाएगा 1 इंटू 2 2, और जब इस 2 वैल्यू को आप जब यहाँ पर एंटर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 6 और 8, और फिर उसके बाद आप इसका जब सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8, और ये आ जाएगा आपका 20। अब आपने ये स्केलर को आपने इस C1234 से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या जाएगा 1 - 20, 2 - 20, 3 - 20 और 4 - 20, उतरेगा -19, -18, -17 और -16। अब इसके ऊपर आपने लगा दिया एब्सोल्यूट फंक्शन, तो उत्तर क्या जाएगा 19, 18, 17, 16। तो देखिए इसने जो गणित के नियम होते हैं उनका ही पालन करते हुए उसने आपको इन जो एक्सप्रेशंस में जहाँ पर आपके पास डिफरेंट तरह के फंक्शंस और डेटा वेक्टर थे, उसको भी उसने बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। तो अब हम देखिए ज़रा सा इन फंक्शंस को आपको हम ले करके आर कंसोल में करके दिखाते हैं कि ये काम करते में है कि नहीं करते हैं। देखिए इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए ऐसे हो गया, और यहीं पर आप अगर इसके साथ में आप अगर अपने इस एब्सोल्यूट फंक्शन को भी आप अगर एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं, मैंने इस कमांड को कॉपी पेस्ट कर लिया सो दैट कि हमारा टाइम बच जाएगा। देखिए यही उत्तर आ रहा है, और मैंने आपको ये बीच में क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं ये भी मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं, और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बात करी, और आपने देखा कि इनको समझना बहुत ही आसान काम था। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये बिल्ट इन फंक्शन किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप अपने डेटा इनपुट को आप डेटा वेक्टर के फॉर्म में देते हैं या आप नहीं देते हैं, तो उसमें से क्या अंतर आ रहा है। इस तरह के जो भी हमारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये आपको फंडामेंटल रूप से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप आर जो कार्य कर रहा है आप उसको समझ सकें और उसके अनुसार आप अपने आर को इंस्ट्रक्शन दे सकें उस कार्य को करने के लिए। तो इसी तरह के हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन हमने यहाँ पे बहुत थोड़े से लिए हैं, और बाकी बहुत सारे हैं, और जो आप अगर हेल्प मेन्यू के द्वारा या आप जो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं वहाँ से भी आप अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन बिल्ट इन फंक्शन को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, किस प्रकार से उपयोग किया जाए, तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, हमारा नियम क्या है, जो भी हम इनपुट देंगे उसको हम हरदम डेटा वेक्टर के फॉर्म में देंगे। अब आज इस लेक्चर के बाद में आपके पास फिर से काफ़ी कुछ करने को है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अब तक स्केलर्स, डेटा वेक्टर और बिल्ट इन फंक्शन तीनों के ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं। आप उनको कंबाइन करने की कोशिश करिए और देखिए कि जो आप मैनुअली उसका उत्तर निकाल लो, क्या वो आर के द्वारा भी आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो गलती कहाँ पर हो रही है।
आर के अंदर, या आपने जिस वजह से कैलकुलेशन किया है वहाँ पे गलती हो रही है। तो आप इस तरह के बहुत सारे उदाहरण लीजिए, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ में मिलने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।